फन माय क्यूट लिटिल वांगजियन फैमिली। हम द अनटोल्ड पेन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सब कुछ सुनने के बाद सम्राट लान को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें यकीन नहीं हुआ उनकी पत्नी ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि विंग उसका चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, या फिर सटीक रूप से कहें तो वह उसकी कठपुतली नहीं है। लान कुरैन को आश्चर्य और क्रोध से ज़्यादा कांगशे और वे चांगशे के बेटे को रक्षा न कर पाने का अपराध बोध महसूस हुआ। उन्होंने अपने मन में कहा, अब मैं सब कुछ जानने के बाद विंग से मिलने की हिम्मत कैसे करूं? उन्होंने अपनी पत्नी की ओर सीरियस लुक से देखा और कहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। तुम अपनी किए गई गलतियों के लिए सज़ा की हकदार हो, और सज़ा यह होगी कि तुम कभी भी बच्चे के पास नहीं जाओगी। मैं तुम्हारी परछाई भी उसके पास नहीं चाहता। फिर उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, अब जब तुमने अपने अपराध कबूल कर लिए, क्योंकि तुम्हें विंग से हायर मिल रहा है, इसीलिए सज़ा में हायर का शामिल होना ज़रूरी है। वहीं मैडम लान सिसकते हुए रोने लगी। तभी लान कुरैन ने वांगजी की ओर देखा और कहा, ऐसा मत सोचो कि यह तुम्हारी गलती नहीं है वांगजी। उन्होंने यह सब तुम्हारे सामने किया, लेकिन तुम्हें इसका पता भी नहीं लगा। इससे तुम्हारी कैपेसिटी का पता चलता है, यह तुम्हारी काबिलियत को बताता है। वांगजी, हमेशा याद रखना, सिर्फ युद्ध जीतना और लोगों के दिलों को जीतना तुम्हें एक सफल शासक नहीं बनाता। हमारे इतिहास में महिलाएं ओमेगा साम्राज्य बनाने और तोड़ने में सक्षम थे, क्योंकि जब बात योजना बनाने और क्षमताओं की आती है तो वो कभी भी किसी से कम नहीं होते। उनके लिंग के कारण उन्हें अनदेखा करने की आपकी मूर्खता है। यदि आप पर्याप्त रूप से सावधान नहीं हैं तो आप सब कुछ खो सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई अन्य रानी, बेटा या भाई नहीं था जो इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा करता। लेकिन आपकी 2 पत्नियां होने के कारण आपको अधिक सावधान रहना चाहिए था। मैं आपको कोई सज़ा नहीं दूंगा, क्योंकि आपको सज़ा देना मेरा काम नहीं है। मुझे पता है विंग अपने जीवन के बारे में फैसले लेगा। वह अपने और बच्चे के बारे में कुछ भी फैसला करेगा। इसीलिए अपनी बारी का इंतज़ार करो वांगजी। अब मुझे अकेला छोड़ दो। वांगजी ने उठा, उसने अपने पिता को बो किया और कहा, अब मैं समझता हूँ पिताजी, और वहाँ से चला गया। विंग अपनी पहली गर्भावस्था के आनंद में पूरी तरह से डूब गया, जो शायद उसकी आखिरी गर्भावस्था भी हो सकती है। उन्हें अपने और बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महल की राजनीति की बदलती गतिशीलता से दूर रखा गया था। वहीं दूसरी ओर लांसिया अपने अकेलेपन में डूबी हुई थी, जिसके कारण वह अपनी मुश्किल से कुछ महीने की बच्ची की उपेक्षा कर रही थी। बच्ची की देखभाल उसके कक्ष में नौकरानियों द्वारा की जा रही थी, जो उसके पागलपन से डरकर उससे दूरी बनाए हुए थी। लांसिया को भ्रम होने लगा और वो उन लोगों से बात करने लगी थी जिनकी उसने कल्पना की थी। 1 माह बाद इस तरह 1 महीना बीत गया और विंग ने गर्भावस्था के 9 महीने पूरे कर लिए। विंग उसे रात के समय अचानक पेट में हल्का दर्द महसूस हुआ। वांगजी ये देखकर थोड़ा तनावग्रस्त और चिंतित था। वांगजी ने विंग से कहा, आइंग, क्या यह पिछली बार की तरह प्रसव के लिए गलत आराम है, या मुझे फिजिशियन और गवर्नेंस को बुलाना चाहिए? विंग ने कहा, मुझे लगता है ये झूठा अलार्म है। अब मैं ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। वांगजी चिंतित और परेशान था। उसने कहा, नहीं, मुझे ये अच्छा विचार नहीं लगा। मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। तभी विंग ने कहा, महाराज, आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पिता बनने जा रहे हैं। पता नहीं आप इतने परेशान क्यों हैं। पर वांगजी ने विंग की बात तुरंत बीच में काटते हुए बोला, लेकिन ये तुम्हारे लिए पहली बार है आइंग। तुम्हें ही दर्द सहना होगा। मुझे बच्चे से ज़्यादा तुम्हारी चिंता है। मैं जानता हूँ दुनिया में बच्चे को लाना आसान नहीं है, खासकर पहली बार। हाँ, जब पहली बार लांसिया को प्रसव पीड़ा हुई थी तो मैं परेशान था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि वह इससे निपट सकती है, क्योंकि वह पहले ही इससे गुजर चुकी है। और हमें उसकी सभी बातचीत में क्यों
और हमें उसे अपनी सभी बातचीत में क्यों शामिल करना चाहिए विंग? मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। तभी वांगजी की बात को बीच में काटते हुए विंग ने कहा, किंग, मैं आप पर नाराज नहीं हूँ। मैं कभी भी आप पर नाराज नहीं था और मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा? वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी असली भावनाओं से साथ बोला, क्योंकि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़कर दूसरी शादी कर ली। मैं अच्छी तरह से जानता था कि आप उन लोगों से कितनी नफरत करते हो जो अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, भले ही वे शादी के नाम पर ही क्यों ना हो। फिर भी मैंने वही किया और खुद आपसे अनुमति मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। मुझे माफ़ कर दो आइन, मुझे सच में माफ़ कर दो। मुझे अभी तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, पर मैं तुमसे एक उम्मीद चाहता हूँ ताकि मैं अपने दम पर कमा सकूँ। प्लीज़ मेरे लिए कोशिश करो। मुझे माफ़ कर दो विंग। वांगजी, उसकी आंखों से आंसू आ गए। विंग, उसे वांगजी की बात सुनकर कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने कहा, किंग, सबसे बड़ी बात यह है कि आप साम्राज्य के समान नागरिक नहीं हैं जो अपनी पत्नी के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर सके। आप लान साम्राज्य के राजा हैं जिनका अपने साम्राज्य के प्रति कर्तव्य है कि वो उसे सुरक्षित रखें और इसे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक वारिस दें। हालांकि मैं आपकी दूसरी शादी पर करने के लिए पहले से अपरिपक्व था, लेकिन यह अपरिहार्य था। तो कृपया यह विचार अपने मन से निकाल दीजिए कि मैं आप पर क्रोधित हूँ, क्योंकि मैं क्रोधित नहीं हूँ। वहीं वांगजी विंग की ओर कन्फ्यूजन से देखा। उसने अपने मन में सोचा, यदि इस बात पर नाराज नहीं हो तो इसका कारण क्या हो सकता है? उसने विंग से पूछा, तो फिर तुम्हारे इस मुखौटे के पीछे का क्या कारण है विंग? दूसरे लोग तुम्हें ताना मारते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, तब भी तुम इतने शांत और धैर्यवान कैसे हो सकते हो? मेरा विंग ऐसा नहीं था। उसकी आंखों में आग थी जो साफ साफ बताती थी कि वह क्या महसूस कर रहा है। उसने किसी से कोई बकवास नहीं की और जो किया वही लौटा दिया। अब तुम्हारी आंखों में कोई आग नहीं है, कोई चमक नहीं है। तुम्हारी आंखों में खालीपन, उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है। वांगजी बिस्तर पर विंग के पैरों के पास बैठा और विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोला, अगर मेरी दूसरी शादी नहीं तो फिर क्या कारण है विंग? वहीं विंग अपनी यादों की राह में रोकने की कोशिश करने लगा और उसने कहा, कारण यह है कि मैंने अपना एकमात्र प्यार खो दिया। अपने जीवन के प्यार को खोने के बाद जीवन जीना धरती पर नरक से कम नहीं, और मैं पिछले 6-7 सालों से हर दिन यही अनुभव कर रहा हूँ। वहीं वांगजी ने प्लीडिंग टोन में कहा, मैं तुम्हारे झूठ पर यकीन नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिससे तुमने प्यार किया है। वास्तव में एकमात्र व्यक्ति जिससे तुम कभी प्यार करते हो और हमेशा करोगे। इसीलिए मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे असली वजह बताओ ताकि मैं माफ़ी मांग सकूं। उनके इमोशन आंसुओं के रूप में बाहर आने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि उसे अपना प्यार याद आ रहा था। लेकिन फिर भी विंग ने शांत रहने की कोशिश की। उसने कहा, किंग, प्रेम रूप, शरीर या किसी अन्य फिजिकल चीज से नहीं होता। मैं वांगजी से प्यार करता था, मैं अब भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, लेकिन मैंने उसे खो दिया सिर्फ इसलिए कि आपकी शक्ल और शरीर एक जैसा है। इसका मतलब यह नहीं कि आपका दिल भी पहले जैसा है। वांगजी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिल पर तेज चाकू घुसा रहा हो। वहीं विंग ने वांगजी के दिल पर इस हाथ रखते हुए कहा, यह बदल गया है और अभी भी आपके पास जो कुछ है वह नहीं है जिससे मैं प्यार करता था या जहाँ मेरा स्थान था। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने अपना प्यार खो दिया। विंग, उसकी आंखों से कुछ आंसू निकल गए। वहीं वांगजी ने अपने मन में कहा, मुझे पता है विंग, तुम सही हो। मैं वही व्यक्ति नहीं रह सकता जिसने तुमसे प्यार किया था। मेरी एक और पत्नी और बच्चे हैं। वे हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा रहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान लूं। अब मुझे पता है कि वह दुखी है और नाराज नहीं है। वह पूरे दिल से कोशिश कर रहेगा, कम से कम पुराने विंग को वापस लाने के लिए, भले ही मैं अपने लिए उसका प्यार वापस ना ला सकता। वहीं विंग
अनजाने में पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए रो रहा था। वो इतने वर्षों की उसकी दबी हुई हताशा और पीड़ा को आंसुओं के रूप में सामने आ रही थी। मांगजी ने विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मुझे पता है इतने सालों तक तुम्हें नज़रअंदाज करके मैंने तुम्हें बहुत हद से ज़्यादा दुख पहुंचाया है। मैं चाहे जो भी बहाने बनाऊं, इससे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी जो तुमने अकेलेपन और दुख में गुजारी है। और मुझे पता है कि तुम्हारा दुख जो मैं जानता हूँ वो उससे आधा भी नहीं है जो तुमने वास्तव में झेला है। बस एक बात जान लो आई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। विंग अचानक वांगजी को उसके कॉलर से खींचा और उसकी ओर गुस्से से देखा और कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करने का दावा करने की हिम्मत रखते हो? विंग ने बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में कहा, तुम्हारा प्यार उसी पल खत्म हो गया जब तुमने किसी दूसरी लड़की को छुआ। तुम्हारे प्यार का मूल्य खत्म हो गया जब तुमने मेरी जगह किसी और औरत के बारे में सोचे। आप मेरे पति हैं, इस राज्य के भावी राजा और मेरे बच्चे के पिता। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं और इससे कम भी नहीं। मेरे प्यार के बारे में अपनी बातें बंद करो। अचानक विंग को उसके पेट में बहुत दर्द हुआ। उसने अपने पेट को जकड़ लिया और उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ने लगा। वांगजी तुरंत उठा और वो मिंजी को बोला कि वो जाकर फिजिशियन और गवर्नेंस को बुला लाए। मिंजी चिंतित थी और वह तुरंत वहां से चली गई। वांगजी ने विंग को बिस्तर पर लिटाया और उसके हाथ को पकड़ लिया। वहीं विंग दर्द के मारे कराह रहा था। गवर्नेंस और शाही चिकित्सक तुरंत विंग के कक्ष के अंदर आए। गवर्नेंस ने वांगजी को देखा और कहा, किंग महारानी को प्रसव पीड़ा हो रही है, प्लीज आप कक्ष से बाहर निकले। वांगजी बाहर जाने से पहले विंग के पास गया और विस्पर करते हुए बोला, आई, मैं जानता हूँ तुम बहादुर हो और अपने आप ही सब कुछ संभाल लोगे, लेकिन एक बात जान लो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे पूरी जिंदगी ही क्यों न देनी पड़े। वहीं विंग वांगजी की ओर देखा और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विंग ये नहीं बता सका कि यह आंसू उसके शारीरिक दर्द का कारण है या वांगजी के शब्दों के कारण उसके दिल में उत्पन्न दर्द के कारण है। वहीं वांगजी ने विंग के फोrehead पर किस किया और उसकी आंखों से आंसू निकले। उसके दिल में बेचैनी और भारीपन महसूस हो रहा था। वो वहां से चला गया। वहीं यानली विंग के बगल में खड़ी थी। उसने कहा, आई। वहीं कुछ घंटों बाद वांगजी कक्ष के बाहर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। विंग के कक्ष के बाहर उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए वांगजी ने पूरी गर्भावस्था अवधि के बारे में सोचा, जिसके दौरान विंग ने भोजन के अलावा कोई नखरा नहीं दिखाया था। अचानक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसी समय महल से दूर एक अंधेरे कमरे में लगातार यातनाओं के कारण एक इंसान की दर्दनाक चीखें भी सुनाई दी। वहीं गवर्नेंस बच्चे को गोद में लेकर बाहर आई। बच्चे को सावधानी से वांगजी को सौंप दिया। बच्चे को ध्यान से अपनी बाह में पकड़ने के बाद वांगजी आंसू भरी आंखों से और मुस्कुराहट के साथ उसे देखता रहा। तभी शाही चिकित्सक बाहर आए और उन्होंने खुशी से चमकते हुए चेहरे के साथ कहा, बधाई हो किंग, इस बार हमारे पास एक राजकुमार है। वांगजी अपनी इमोशनल स्थिति से बाहर आया और उसने कहा, विंग कैसा है? क्या वह ठीक है? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तभी गवर्नेंस ने कहा, किंग, क्वीन ठीक है, वो थकान के कारण गहरी नींद में है। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। मैं जाकर सम्राट को खबर देती हूँ। वहीं गवर्नेंस वहाँ से चली गई। वांगजी कक्ष के अंदर गया। उसने अपने बेटे को पालने में लिटाया और माँ बेटे की ओर देखा जो शांति से सो रहे थे। वांगजी जब कक्ष से बाहर जाने लगा तो उसने देखा कि उसकी माँ द्वार पर खड़ी है और आंसू भरी आंखों से उसके बेटे की ओर देख रही है। मैडम लाल, उसकी आंखों में नवजात शिशु को देखने की लालसा और आंसू थे। पर वांगजी ने उनसे कहा, मुझे उम्मीद है कि आप सम्राट के आदेशों की अवहेलना नहीं करेंगी। यानी विंग के लिए कुछ स्वस्थ भोजन बनाने के बाद वापस आ जाएंगी। ऐसे कई लोग हैं जो उसकी और उसके बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं चाहता कि विंग किसी भी बात को लेकर तनाव में रहे। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अभी भी पिता के आदेशों के बारे में उसे ना बताएं।
मैडम लान ने वांगजी की ओर देखा और कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगी। मैडम लान वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोची, शायद ये ईश्वर की इच्छा है कि एक माँ बेटे का रिश्ता नष्ट हो रहा है तो दूसरे माँ बेटे का रिश्ता बंध रहा है। वहीं कुछ देर बाद बींग को होश आया। उसने अपने चेहरों ओर देखा। उसकी नज़र बिस्तर के पास रखे पालने पर पड़ी। वो धीरे धीरे बिस्तर पर पालने के पास किनारे की ओर खिसका। अपने बच्चे को देखते ही बींग को ऐसा महसूस हुआ जैसे इतने वर्षों में उसने जो दुख और तकलीफें महसूस की थी वो एक पल में गायब हो गई। बींग वो अपने बच्चे को गोद में लेना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से डर रहा था। तभी यानली कुछ पौष्टिक खाना लेकर बींग के कमरे में आई और प्लेट साइड टेबल पर रख दी। बींग ने यानली की ओर देखा। वहीं यानली बींग के अनकहे शब्दों को और डर को साफ साफ समझ गई। उन्होंने अपने बींग के बेटे को अपनी गोद में लिया, पालने से निकालकर बींग की गोद में दिया। बींग ने बच्चे को प्यार से पकड़ लिया और वह नहीं बता पाया कि इस समय वह क्या महसूस कर रहा है। बींग अपने बेटे को गोद में लेकर सातवें आसमान पर था। वह सारा दिन बस उसे ही देखता रह सकता था। तभी यानली ने कहा, मेरे गॉडसन को ऐसे घूरना बंद करो आइंग, वह भूखा होगा, इसीलिए तुम्हें कुछ खाना चाहिए और उसे भी कुछ खिलाना चाहिए। तभी मिंजी भी कमरे में आई और उसने कहा, बधाई हो क्वीन। मिंग ने कहा, थैंक्स मिंजी। तभी मिंजी ने कहा, क्वीन पहले कुछ खा लें। मिंग ने सर हिलाया। उसने अपने बच्चे को यानली को दिया और कुछ खाना खाया। तभी यूरी ने उस बच्चे को देखा और कहा, ये बहुत प्यारा है, मैंने इतना सुंदर बच्चा कभी नहीं देखा। तो यानली ने कहा, बेशक, ये क्यों नहीं होगा, उसकी नानी अपने समय की अत्यंत सुंदर महिला थी और उसकी मदर को देखो, वो भी तो इटर्नल ब्यूटी है, तो फिर आइन का बेटा कमतर कैसे हो सकता है। यूरी ने भी हामी भरी और कहा, आप सही कह रही हैं प्रिंसेस। हर कोई खुश था। आखिरकार उनके साम्राज्य को वारिस मिल गया। लान कुरैन बहुत खुश थे। उन्होंने तुरंत वांगजी और मंत्रियों को बुलावा भेजा। उन्होंने मंत्रियों के साथ सभा में बैठक की और कहा, राजा वांगजी और रानी बींग का राज्याभिषेक समारोह मेरे पोते की पूर्णिमा भोज और उसके नामकरण समारोह के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाएगा। सभी मंत्री इससे सहमत हो गए। मंत्रियों ने एक स्वर में कहा, हम आगामी भोज की तैयारी शुरू कर देंगे। लान कुरैन ने भी हाँ में सिर हिलाया। वहीं कॉन्सर्ट लांशिया बींग और उसके बेटे से मिलने गई। उन्होंने औपचारिक स्वर में कहा, आप कैसी हैं क्वीन। बींग ने उदासीन स्वर में ही कहा, मैं ठीक हूँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद लांशिया। लांशिया बच्चे को देखने के लिए पालने के पास गई। उसके चेहरे को छुआ और उसके मुलायम गालों को खींचा और मुस्कुराते हुए उसके माथे पर चूम लिया। उसने अपने मन में कहा, यह लड़का न केवल मेरे हस्बैंड का बेटा है, बल्कि इसमें दिखने में उनके सारे गुण हैं। मैं इस बच्चे को प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाई। शिया ने बच्चे को फिर से पालने में रखा और कहा, अब मैं विदा ले रही हूँ क्वीन, मैं आपके आराम में खलल नहीं डालूंगी। और वो वहाँ से चली गई। वहीं मिंजी, यानली और यूरी सभी हैरान थे। यानली ने कहा, मुझे उपपत्नी लांशिया ऐसे विनम्र व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मुझे मत बताना कि वे कोई बुरी साजिश रच रही हैं। मिंजी ने भी अपना सिर हिलाया। उसने भी लांशिया के अचानक अच्छे व्यवहार पर विश्वास नहीं किया। ऐसे ही दिन बीतते गए। महल में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। वांगजी महल के अंदर नजर रख रहा था। बच्चे के नामकरण समारोह का आयोजन 1 महीने बाद किया जाना है, क्योंकि सम्राट चाहते हैं कि साम्राज्य के एकमात्र उत्तराधिकारी के लिए भव्य समारोह हो। नामकरण समारोह के अगले दिन राज्याभिषेक समारोह होगा, जिसमें वांगजी को सम्राट और बींग को महारानी का ताज पहनाया जाएगा। दोनों समारोह के लिए निमंत्रण उन सभी पड़ोसी राज्यों को भेजा गया है जो पहले ही वांगजी से पराजित हो चुके हैं और उनके शासनकाल में शासन कर रहे हैं। कुछ राजा अपनी रानियों के साथ महल में पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि उनके राज्य इस जगह से बहुत दूर है और उन्हें अतिथि महल में भेजा गया, जो मुख्य महल के पास है। प्रत्येक राजा की सुरक्षा का जिम्मा वांगजी ने खुद संभाला है। बींग
कि खुशी की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए नहीं कि उसका बच्चा राज्य का उत्तराधिकारी है, वह अपने बच्चे को पाकर खुश है। हालांकि विंग ने ज़्यादातर समय लांसिया के बच्चों की देखभाल की है, लेकिन यह उनके जन्म के 1 साल बाद ही हुआ ताकि उन्हें अपनी माँ की ज़रूरत न पड़े। यही कारण है कि जब वह अपने नवजात शिशु के लिए कुछ भी करता, चाहे वो गाना हो, नहलाना हो, उन्हें कपड़े पहनाना हो, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। नामकरण समारोह के 1 सप्ताह पहले विंग उसे बेचैनी महसूस हुई, जैसे कुछ होने वाला है। उसने अपने मन में कहा, ये बेचैनी क्यों? मैंने यह बेचैनी तब महसूस की थी जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया था, फिर अपने शादी के शुरुआती महीनों के दौरान, और फिर महल के अंदर हुए हमले के दौरान थी। अपनी मातृ प्रवृत्ति के कारण विंग ने अपने बच्चे को पालने में छोड़ने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसे अपने पास बिस्तर पर ही रखा। और किसी तरह ये रात बीत गई। विंग उसने राहत की सांस ली। उसने भगवान का शुक्रिया किया कि कुछ नहीं हुआ। उसने अपने बेटे का माथा चूमा, पर तभी अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मिंजी अचानक चिंतित और उग्र चेहरे के साथ विंग के भीतरी कमरे में प्रवेश किया और कहा, क्वीन। विंग थोड़ा हैरान हुआ। विंग ने अपने मन में सोचा, हालांकि मैंने अभी भी मिंजी को अपनी नौकरानी के रूप में नहीं रखा, फिर भी वो मेरे लिए छोटी बहन की तरह है। लेकिन मिंजी कभी भी बिना पूर्व अनुमति मेरे कक्ष में नहीं घुसी। विंग ने चिंतित आवाज में कहा, क्या हुआ मिंजी? मिंजी थोड़ा सा हाँफने लगी। तो विंग ने उससे पूछा, तुम घबरा क्यों रही हो? मिंजी ने चिंतित आवाज में कहा, आई ओ पत्नी, शिया मृत्युशैया पर है। किसी ने कल रात भी फिर से महल पर हमला करने की कोशिश की। महारानी के साथ किंग भी वहाँ है, क्योंकि सम्राट खुद बाहर नहीं आ सकते। ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या? वो तुरंत अपने बिस्तर से बाहर आया और उसने कहा, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तुम छोटे राजकुमार का ख्याल रखना और सीजी को यहाँ बुला लेना। जब तक मैं वापस ना आऊँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। मिंजी ने कहा, जी क्वीन। विंग ने अपना रोब पहना और उत्तरी विंग की ओर चल पड़ा। वो उत्तरी विंग में जाते हुए अपने मन में सोच रहा था, मैं यही नहीं समझ पाया कि वांग जी इतना लापरवाह कैसे हो गया कि उसने दोबारा ऐसा होने दिया। पिछली बार हमने स्पष्ट रूप से महल के भीतर ही मामले को संभाला था तथा लोगों को सम्राट की वास्तविक चोट के बारे में अंधेरे में रखा था, लेकिन अब इससे लोगों को हमारे राजा की सुरक्षा करने की क्षमता के बारे में अविश्वास पैदा होगा, क्योंकि वो महल के अंदर अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते। इसी बीच उत्तरी विंग में कॉन्सर्ट शेख का खून बह रहा था। उसके पेट में तलवार का गहरा घाव था। फिजिशियन खून को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वांगजी की ओर देखा और कहा, किंग, हम उपपत्नी शिया को नहीं बचा सकते, लेकिन हमारे लिए इनका इलाज करना असंभव है, क्योंकि इसके कमज़ोर गर्भाशय के कारण हर पल रक्त की कमी बढ़ती जा रही है और इन्हें जहर दिया गया है। फिर भी हम इन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम अपनी अंतिम इच्छाओं के बारे में उनसे कुछ बातें कर लिए। वहीं शिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो अभी भी बेहोश थी। तभी विंग ने कमरे में प्रवेश किया। वांगजी ने विंग को कक्ष में प्रवेश कर से देखा और उसके पास गया और बोला, विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज जाकर आराम करो। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे संभाल लूँगा। वहीं विंग ने वांगजी को अन्य लोगों से कुछ दूरी पर अपने साथ खींच लिया और गंभीर आवाज में बोला, आप ऐसी बात फिर कैसे होने दे सकते हैं? अब हम इस बात को राज्य के लोगों से नहीं छिपा सकते। इससे हमारे लोगों में अविश्वास पैदा होगा। हम इससे कैसे निपटेंगे? और इससे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो आपसे सवाल करेंगे कि आप उनकी माँ की रक्षा क्यों नहीं कर पाए। वांगजी ने विंग को शांत कराते हुए कहा, शांत हो जाओ आई, मुझे पता है कि यह हमला होगा, लेकिन आर्मी जनरल के साथ मिलकर मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ने की पूरी योजना बना रखी थी। मैं उसकी योजना के बारे में पता चलने पर उसे मार सकता था, लेकिन ऐसा करने से हम तानाशाह की तरह दिखेंगे। इसीलिए मैं उसे अदालत के सामने सभी सबूतों के साथ गलत साबित करना चाहता था, ताकि लोग विद्रोह पर ना उतरे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी
कि मिन्सिया उससे मिल जाएंगी इससे पहले कि हम हमलावर पर हमला कर सकें। वांग जी इस वक्त किसी भी चीज के बारे में स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रहा। अभी वह क्रोध, हताशा, अपराध बोध और उदासी जैसी सभी तरह की भावनाओं का अनुभव कर रहा है। बींग की ओर देखा और कहा, और रहा तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब, तो मैं खुद भी नहीं जानता। काश मुझे कभी भी उस दिन का सामना न करना पड़े। तभी बींग ने कहा, मुझ पर हमले से आपका क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, हाँ, हमला आप पर ही था, विशेष रूप से हमारे बेटे बारिश पर था, और हमने उसे आधी रात को चैम्बर में घुसने से पहले ही पकड़ने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया था। लेकिन इससे पहले हमने मिन्सिया को गलियारे पर आपके चैम्बर की ओर भागते हुए देखा और पता चला उसने उस पर ही हमला कर दिया। चूंकि सभी सैनिकों और नौकरानियों ने देखा कि क्या हो रहा है, इसीलिए अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। तुम और महल पर पिछले हमलों और कल उसने मिन्सिया को मारने के बारे में 2 बार भी नहीं सोचा, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। तुम्हें अभी उन सवालों या बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपना ख्याल रखो और जाकर आराम करो। तभी वेंग ने कहा, नहीं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे बताओ वो कौन है? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।